मैं चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। और साथ ही एक नया माइक आ चुका है और आई होप आपको अब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी वॉइस सुनने में। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अब मैंने काफ़ी अच्छा माइक मंगवा लिया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे कि सर माइक के कारण थोड़ा इरिटेशन हो जाता है पढ़ने में। तो मैंने माइक चेंज कर दिया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर अब माइक कैसे वर्क कर रहा है, क्या मेरा माइक बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चलिए। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो तो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन था पहली यूनिट में कि लिक्विड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज का आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो वाटर पॉल्यूशन पे बेस्ड है। क्या होता है वाटर पोल्यूशन, कितने टाइप के वाटर पोल्यूशन होते हैं, उनके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं। और साथ ही साथ आज से फिर मैंने अपना पुराना रवैया अपनाया है, हिंदी इंग्लिश बोथ एक साथ है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी अलग अलग में, अब मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए फिर से वही पुराने पैटर्न में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ फिर से हम लोग वही अपना लास्ट में कुछ क्वेश्चनों को ऐड किया है। आई थिंक 10 to 20 क्वेश्चन है। तो टॉपिक वाइज ही हम क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे, साथ साथ ओवरऑल प्रैक्टिस सेशन तो हमारा चल ही रहा है। तो आप लोगों ने जो लास्ट टाइम और वीडियो है प्रैक्टिस सेट की वो देखिए। और मेरी आपसे बस यही सिंगल रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी आपके दोस्तों के पास पहुँच सके ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोग को, कि लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जो मोस्टली जो टॉपिक है आज का हमारा वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, जल प्रदूषण क्या होता है चलिए समझते हैं। पहले एक एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे, और जो लोग हिंदी इंग्लिश वाले हैं तो उनके लिए भी मैंने काफ़ी पैटर्न ऐड कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है, वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटेमिनेशन ऑफ द बॉडी। वाटर पॉल्यूशन इज caused when the water bodies such as river, lake, ocean, groundwater and aquifers get contaminated with industrial and agricultural influence। फुल स्टॉप। तो कह रहा है कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है सर, उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाती हैं, सभी प्रकार की वाटर बॉडी, जो भी जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वो सभी किसका कारण बनती है, आपके जल प्रदूषण का। व्हेन द वाटर बॉडी इज सच एज, जैसे कि आपकी रिवर हो गया, लेक हो गई, ओशियन समुद्र हो गया, सरफेस वाटर हो गया, एक्वीफर जो आपके कुएं वगैरह हो गए जो अंडर द ग्राउंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एफ्लुएंट, जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर से जो बाहर बाद में जो आपका वाटर बाहर निकलता है फैक्ट्रियों से, या मैं कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर से, तो वो भी आपका क्या होता है, वाटर पोल्यूशन के कारण बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि द ड्रिंकिंग वाटर इज कंसिडर्ड सेफ इनफ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन। तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर होता है किसके फॉर्म में सेफ होता है, सेफ और इनफ ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन। दिस वाटर इज जनरली यूज टू ड्रिंकिंग, हम लोग किस पर्पज में यूज करते हैं उसे, ड्रिंकिंग पर्पज में, कुकिंग के पर्पज में, वॉशिंग के पर्पज में, और क्रॉप इरिगेशन, सिंचाई, किसकी सिंचाई, फसलों की सिंचाई के रूप में। बट दीज डेज द केमिकल्स, बैक्टीरिया एंड अदर पॉल्यूटेंट्स आर इवन अफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर। मगर इस समय क्या है कि बहुत सारे हमारे केमिकल पार्ट आ रहे हैं या बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर को इफेक्ट पड़ते हैं, और जिसका एक कारण हमारा वाटर पोल्यूशन भी है। ठीक है, तो ये है आपका वाटर पोल्यूशन जो छोटे पार्ट में डिफाइन किया गया है किस तरीके से होता है, किस पे होता है। अगर हिंदी से बात की जाए तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि जल प्रदूषण को जल के निकायों के संदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल प्रदूषण तब होता है जब जल निकाय जैसे कि नदियां, झीलें, महासागर, भूजल, जलभृत, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से दूषित हो जाते हैं। पानी, पीने का पानी वह पानी है जो मानव और जानवरों के उपभोग के लिए पर्याप्त सुरक्षित माना जाता है। यह पानी आमतौर पर पीने, खाने, पकाने, धोने, फसल सिंचाई आदि के लिए उपयोग में किया जाता है। लेकिन इन दिनों रासायनिक, बैक्टीरिया और अन्य प्रदूषक हमारे पानी, पीने के पानी को
प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा पार्ट। उसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। कौन कौन से सोर्स हैं जो हमारे इंडिया में वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका आ जाता है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, आपके जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वहां से निकलने वाला बाहर ये औद्योगिक अपशिष्ट की बात कर लेते हैं। उसका सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, जो आपके सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं उसके द्वारा, यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर, जो आप लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों वगैरह में, तो उससे भी आपका क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एग्रीकल्चर रन ऑफ यूज एज द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जो आपके एग्रीकल्चर से अपवाह करके जो कीटनाशकों का उपयोग हम लोग करते हैं, और उसको करने के बाद जब वाटर के थ्रू हमारे वही पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स वाटर के साथ जब घुल जाते हैं तो हमारा क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके वाटर पोल्यूशन के कारण ही इन वजह से आपका हो जाता है। हिंदी से बात की जाए तो शहरीकरण, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक और धार्मिक व्यवहार, अपमार्जकों और उर्वरकों का उपयोग और कैसी अफवाह, कीटनाशकों का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग। तो आपको अच्छे से पता है कि अर्बनाइजेशन सिंपल है, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लैंड और हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उसमें क्या पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी पॉइंट की बात की जाए डिफॉरेस्टेशन, जैसे जैसे आप वनों की कटाई कर देते हो तो जो हमारी भूमि के बीच जो आपका जैसे मान लीजिए आप वन को काट देते हैं तो हमारी जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो, मतलब एक प्रकार से क्या हो जाती है, इरोजन फॉर्म हो जाने लगता है कि जैसे कभी वाटर फ्लो हुआ ज़्यादा तो इरोजेट हो जाती है, जिससे यहाँ का जो आपका वाटर है वो क्या हो जाता है, फ्लो होने लगता है और एक प्रकार से पॉल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के कि जो आपके इंडस्ट्री से जो आप अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलते हैं और पानी के संपर्क में आ जाते हैं, और वही पानी जाके कहाँ पे, रिवर, ओशियन और आपके पॉन्ड वगैरह में पहुँचता है और हमारे वाटर को क्या कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। उसके बाद जैसे हम लोग जनरली जो धोबी घाट वगैरह होता है या मैं कह सकता हूँ वहाँ जहाँ आप घरों में यूज करते हैं डिटर्जेंट वगैरह मोस्ट ज़्यादा मात्रा में जब यूज करते हैं, या जनरली जब हम वाटर के साथ डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो हमारे जो वाटर होता है ये क्या हो जाता है, अनट्रीटेड हो जाता है। और अगर इसी अनट्रीटेड वाटर को अगर हम डायरेक्ट जाके क्या करते हैं, रिवर वगैरह में डंप कर देते हैं या फ्लुएंट कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा जो रिवर का वाटर होता है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर यही वाटर पॉल्यूटेड होकर हमारे जब प्रोसेस होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो चूंकि हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए रिवर पे ही निर्भर होते हैं, और रिवर से ही जब वाटर आता है अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होता और हमारे पास वापस वही वाटर आता है, जिससे क्या हो सकता है, कई प्रकार की डिजीज वगैरह फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह है आपका लास्ट है आपका एग्रीकल्चर कैसी अफवाह, जैसे आपने देखा होगा कि जो आप लोग कीटनाशक वगैरह के यूज करते हैं, उसके बाद जब यूज करते हैं उसके बाद वो वाटर में जाके मिल जाता है, वाटर सॉइल से जाके मिल जाता है, सॉइल में जब परमेबिलिटी होती है या रन ऑफ की कंडीशन आती है तो वाटर के साथ ही साथ क्या हो जाता है, जो इंसेक्टिसाइड्स होती हैं वो भी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और एक वाटर से दूसरे वाटर में जाके मिलकर हमारे वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सोर्स ऑफ वाटर। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन की। तो मेनली आपके 4 या 5 प्रकार के मेनली आपके वाटर पोल्यूशन होते हैं। पहला आपका देश के सर होते तो बहुत सारे, मेनली मैंने ले लिए हैं, सरफेस वाटर पोल्यूशन, सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन, माइक्रोबायल पोल्यूशन और केमिकल वाटर पोल्यूशन। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला हम लोग का है सरफेस वाटर पोल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा होगा, जो सरफेस पे वाटर पोल्यूटेड हो जाए वो सरफेस वाटर पोल्यूटेड। बट इन जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि हैजार्डस सब्सटेंस व्हेन कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, जब बहुत सारे खतरनाक पदार्थ आपके वाटर के कंटेंट में आते हैं जो कि विभिन्न सोर्सों से, किस प्रकार के, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सों से, जब आपके किस में आते हैं, वाटर के कंटेंट में आते हैं, तो लीड्स बढ़ावा देते हैं टू सरफेस वाटर पोल्यूशन। तो किसका बढ़ावा देते हैं, सरफेस वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, द हार्मफुल कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस मिक्स एंड डिजॉल्व विद द लेक्स। तो इस प्रकार के जो कंटामिनेंट्स होते हैं वेरियस सोर्सेज जहाँ से आपके क्या हो जाते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे लेक्स हो गए, लैगून्स हो गए, झीलें हो गई, ओशियंस हो गए, और लीड्स टू द सरफेस वाटर पोल्यूशन। और किसको बढ़ावा दे देते हैं, सरफेस वाटर पोल्यूशन को। ठीक है, तो इस प्रकार से सरफेस वाटर में पोल्यूशन होता है। हिंदी में बात कर लें तो कह रहा है पानी के विभिन्न स्रोतों के संपर्क में आने पर खतरनाक पदार्थ सतही जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। विभिन्न स्रोतों से हानिकारक संदूषक
झीलों, लैगून, महासागरों के साथ मिल जाते हैं या घुल जाते हैं और सतही प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, ये देखिए मैंने एक फिगर ऐड कर दिया आपको समझने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये वाटर हो गया और ये आपका पॉल्यूशन वगैरह इंक्लूड हो गया, तो यहाँ से मिल जाता है। क्योंकि ये सरफेस में हो रहा है वाटर के, इसलिए सरफेस वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो सरफेस हो गया, सरफेस में ये जो पानी है सरफेस, और सरफेस का जो नीचे का जो आपका वाटर होता है जहाँ से हम लोग फिल्टरेट करते हैं या हम लोग बाई पाइप या बाई ट्यूबवेल वगैरह हम उस पानी को निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर होता है। ठीक, तो ये कैसे होता है पॉल्यूटेड। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स अप्लाइड टू क्रॉप्स and soil are washed deep into the ground during the rain and the pesticide mix with the groundwater and leads to its pollution। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज उसमें बता दिया कि जब भी आप खेती करते हैं और खेती में जब आप पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक यूज करते हैं तो वो क्या होता है, सॉइल में क्या हो जाता है, रन ऑफ के थ्रू, जब रन ऑफ होता है, जब पानी वगैरह रन होता है तो परमेबिलिटी के फॉर्म में क्या आ जाता है, ये नीचे आ जाता है इस एरिया में। और यहाँ पे चूंकि हमारा होता है ग्राउंड वाटर, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर को भी वो क्या कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। वही चीज कह रहा है हिंदी में, कीटनाशकों और रसायनों में फसलों और मिट्टी को लागू किया जाता है। बारिश के दौरान जमीन के गहरे सॉरी यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज गलत है, गहरे आपके जो परमेबिलिटी फॉल्ट होता है, गहरे गहरे भूजल में कह सकते हैं, कीटनाशक वगैरह के साथ क्या हो जाता है, हुए आपका पेस्टिसाइड मिक्स हो जाता है और वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है, जहाँ ग्राउंड वाटर को वहाँ पे क्या कर देता है, उसको पॉल्यूटेड कर देता है। ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ा यहाँ पे लाइन थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको आप समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ये मैंने जैसे ऐड किया है इसको समझेंगे कि मान लीजिए ये आपकी फैक्ट्री है। ठीक है, ये वेल हो गया। अब देखिए फैक्ट्री से निकला आपका जो आपका केमिकल, ये केमिकल जाके यहाँ पे मिला ग्राउंड रिवर से। ठीक है, ये मान लीजिए ये रिवर नहीं, सॉरी, ये ग्राउंड का वाटर है जो आपके जमीन के नीचे है। अब यही रिवर का जो केमिकल है, ये जो केमिकल आपने ऐड हो गया इसके साथ, और यही केमिकल यहाँ पहुंच गया और फिर आपने वेल से क्या किया, इसी वाटर को ले लिया। और यहाँ पे चूंकि ये हाउस है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको एज अ ड्रिंकिंग पर्पज या मोस्ट मैनी पर्पज के लिए ये वाटर यूज किया जाएगा। तो वो यूज करेगा तो यहाँ पे वाटर जो उसे मिलेगा वो कैसा वाटर मिलेगा, पॉल्यूटेड वाटर मिलेगा। चूंकि कौन सा वाटर ले रहा है ये ग्राउंड वाटर, तो ये क्या हो गया, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे कंटामिनेशन ऐड है। ठीक है, उसके बाद थर्ड देख लेते, सस्पेंडेड मैटर पॉल्यूशन क्या होता है। सस्पेंडेड का मतलब होता है निलंबित। ठीक है, जो पदार्थ वगैरह होते हैं। तो क्या कह रहा है इंग्लिश में अभी समझते हैं, इन दिस पॉल्यूशन द पॉल्यूटेंट्स इंटर इनटू द वाटर। क्या कह रहा है, इंटर इनटू द वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद द वाटर मॉलिक्यूल। देखिए वाटर के साथ इंटर तो हो जाता है मगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स नहीं होता। देयरफॉर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर फॉर्म सिल्ट ऑन द वाटर बेड। और क्या हो जाते हैं, जो वाटर बेड के उसमें सिल्ट के फॉर्म में जमा होने लगते हैं। ड्यू टू दिस द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर वर रिमूव्ड एंड मेकिंग इट पॉल्यूटेड। जिससे क्या होता है कि जो वाटर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। इसी को हिंदी से आप समझ लेंगे इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पानी में निलंबित, जिसे बोलते हैं सस्पेंडेड कण, जल स्तर पर गाद बनाते हैं जिसके कारण पानी के पोषक तत्व हटा दिए जाते हैं, हट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, हट जाते हैं और इसे प्रदूषित कर देते हैं। किसे प्रदूषित कर देते हैं, आपके वाटर को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग भी समझदार हैं, थोड़ा समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट है यार, इसके बाद भी एक, हाँ एक है। तो ये सेकंड, शायद मैंने वहाँ पे एक ऐड करना भूल गया था, टोटल 5 है, वहाँ पे मैंने एक ऐड करना भूल गया था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेकंड लास्ट है आपका माइक्रोबायल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काजेज दिस टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन, although the most of the microorganisms are harmless, some bacteria and viruses may causes the serious health problems। ठीक है, तो कह रहा सूक्ष्म जीव इस प्रकार के जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। हालांकि अधिकांश सूक्ष्म जीव हानि रहित होते हैं
बट कुछ बैक्टीरिया वायरस गंभीर रूप से स्वास्थ्य की समस्याओं को पैदा कर सकते हैं, जो कि माइक्रोबायल पॉल्यूशन के अंतर्गत होते हैं। तो माइक्रोबायल पॉल्यूशन क्या होता है, जो कि आपको जनरली नेक्ड आई से नहीं देखेगा वाटर में, मगर जब आप उसे माइक्रोस्कोपिक की सहायता से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो हमारे वाटर को क्या कर रहे होंगे, हार्मफुल होंगे, जिससे बहुत सारे डिजीजेज वगैरह फॉर्म हो जाती हैं। अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे उस बारे में। देखिए आज के जो क्वेश्चन है उसके साथ हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, तो क्वेश्चन जरूर से जरूर करने हैं आपको, ठीक है। चलिए लास्ट है केमिकल वाटर पॉल्यूशन। कह रहा मैनी इंडस्ट्री एंड फार्मर्स यूज द केमिकल। बिल्कुल सही है, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं और फार्मर्स इस समय क्या यूज कर लेते हैं, केमिकल। इसलिए हम लोग जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि केमिकल यूज करने से हमारा वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ज़्यादातर बढ़ रहे हैं। यूज ऑफ केमिकल फॉर दियर द वेरियस पर्पज इट causes the water pollution. The pollutants used to control weeds, insects, pests leach into the water and spreading the pollution. Also the metals and solvent from the industry also lead the water pollution. तो कुल मिला के ये है कि जितना भी आपके इंडस्ट्री से केमिकल वगैरह फॉर्म होता है और जो फार्मर इंसेक्टिसाइड्स या वगैरह यूज करते हैं, उससे क्या हो जाता है कि हमारा केमिकल के कारण केमिकल वाटर पोल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। कई उद्योग और किसान अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए रासायनिक उपयोग करते हैं, इससे जल प्रदूषण होता है। पानी में जो खरपतवार कीट जो को नियंत्रित करते थे और प्रदूषण फैलाते थे। इसके अलावा उद्योगों से धातु और उसके अलावा मेटल्स भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो जो आपके ज़्यादातर जो जनरली कुछ ऐसे होते हैं जो जोक वगैरह जो आपके जो क्या करते थे, नियंत्रित करते हैं, उसे भी प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे एक फिगर ऐड किया है, ये ज़्यादा फॉर्म तो नहीं है केमिकल। आप जानते हैं कि जैसे कभी वाटर में कोई केमिकल वगैरह, मान लीजिए कोई ऑयल वगैरह ही फ्लो हो जाता है या कभी लीकेज हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो पूरा का पूरा वाटर वहाँ का क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है, वही चीज़ है। तो ये आपका लास्ट पोल्यूशन था। उसके बाद चलते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात कर रहा है, तो क्या कह रहा है, द वाटर पोल्यूशन हैव कैन हैव सम, दो चीज़ें नहीं होगी, या तो कैन होगा या तो हैव होगा। तो वाटर पोल्यूशन हैव सम ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडस होता है ना, ट्रेमेंडसली एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एनी एंड every life from form living in the vicinity of the polluted water body and using water that has been polluted to some extent। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। ट्रिमेंडस वाई एडवर्स माने कुल मिला के प्रतिकूल इफेक्ट, जो हानिकारक इफेक्ट डाले, क्या डालता है, पहली बात हानिकारक इफेक्ट डालता है, किसके फॉर्म में, हमारे इफेक्ट डालता है हेल्थ में और एवरी लाइफ में, प्रत्येक लाइफ के लिविंग थिंग्स में। इन द विसिनिटी, विसिनिटी के मतलब होता है आपके आसपास के इलाके, जो आपके आसपास के इलाके होते हैं वहाँ का जो वाटर होता है उसे पॉल्यूटेड कर देता है। बॉडी हो सकती है उसमें, यूजिंग द वाटर दैट हैड बीन पॉल्यूटेड इन सम एक्सटेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसमें इफेक्ट डालता है आपका वाटर पोल्यूशन। साथ ही साथ क्या करता है, एज अ सर्टेन लेवल ऑफ पॉल्यूटेड वाटर कैन बी डिट्रीमेंटल टू द क्रॉप्स एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और साथ ही साथ जो वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है, जिससे हमारे जो क्रॉप की ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है, ग्रोथ भी हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और साथ ही साथ जो हमारा फर्टिलिटी है किसकी, सॉइल की जो उर्वरकता है उसको भी क्या कर देता है, वो कम कर देता है। क्या कर देता है, जब वाटर क्या हो जाता है आपका पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हार्मफुल इन द ओवरऑल द एग्रीकल्चर सेक्टर, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हार्मफुल फैलाता है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा अगर एग्री पार्ट है, अगर देखा जाए तो वाटर पे ही डिपेंड है। अगर वाटर ही पॉल्यूटेड हो जाएगा तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी पॉल्यूटेड हो जाएगा या हार्मफुल हो जाएगा। एंड द कंट्री एज वेल द सी वाटर इज आल्सो भी पॉल्यूटेड, इट आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक लाइफ इन बैड वे। तो जो अगर हमारा ओशियन वाटर है या हमारा सी समुद्र का वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो जो समुद्र में रहने वाले हमारे ऑर्गेनिक मछलियां हैं या कोई फिश वगैरह बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो वो भी क्या होंगे, इफेक्ट होगा, जिससे इन्वायरमेंटल क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉल्यूटेड वाटर कैन बी लीड द डिजीजेज। ये तो वही इंपॉर्टेंट है कि पॉल्यूटेड वाटर लीड द डिजीजेज सच एज कोलेरा ट्यूबरकुलोसिस, डिसेंट्री, जॉन्डिस, डायरिया। अब देखिए कोलेरा के, अगर जैसे हिंदी वाले विद्यार्थी, हिंदी वाले कोलेरा बेटा हैजा होता है, हैजा जो आपने मक्खी के कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस आपका होता है क्षय रोग, क्या बोलते हैं इसे, क्षय रोग बोलते हैं। डिसेंट्री ये आपका पेचिस वगैरह जब हो जाता है तब ये
होता है। ज्वाइंटिस का मतलब आप सब जानते हो कि पीलिया क्या होता है, पीलिया होता है। डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना, जब दस्त लगते हैं अतिसार हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट अराउंड द 80% ऑफ द स्टमक एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में मतलब होते हैं बीमारियां, बेटा बीमारी होता है इसका मतलब, ठीक है, क्या होता है, बीमारी। इन इंडिया हैपन बिकॉज ऑफ दिस कंज्यूमिंग द पॉल्यूटेड वाटर, तो मतलब कह रहा है 80% जो पेट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो आपके वाटर पोल्यूशन के कारण ही होती हैं, ये चीज वो बता रहा है, ठीक है। इसी को हिंदी से लिखा है, आप इसको आराम से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने समझा तो दिया ही है हिंदी से, ठीक है, इस चीज को आराम से, इसलिए मैं पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये चीज़ थी आपकी, यहाँ तक का था वाटर पोल्यूशन। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो हमें आउटपुट नहीं मिलता, कि ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ अधूरा रह गया। और जब हम किसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं उसके बाद उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि नहीं यार हमने जो पढ़ा उसका कुछ आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉल्यूटेड रिवर, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर कौन है हमारे वर्ल्ड में, तो ये है बेटा आपकी कौन सी, गंगा रिवर। कौन सी रिवर है, गंगा रिवर, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ये सब आपको पता ही है पहले से, इसीलिए गंगा रिवर के लिए बहुत सारे अभी अभियान चल रहे थे, गंगा स्वच्छ अभियान और गंगा जल निर्मल, ऐसे करके बहुत सारे अभियान हैं। तो देखिए जो गंगा रिवर है उसका टॉपिक आप लोग के लिए पता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो बिहार पीएससी हो या आपका वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटरी ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट हो, इन सब के लिए आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी सी 1 मिनट में डिटेल बता देता हूँ कि कल से आपका बिहार पीएससी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से मैंने पहले कुछ प्रैक्टिस सेट ऐड किए हैं, तो मैं आपका प्रैक्टिस सेट पूरा कराऊंगा। 150 क्वेश्चन होंगे, तो 150 क्वेश्चन में जो आपका जीएस वाला पोर्शन होगा उसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग रहेंगे, और जो आपका साइंस मैथ और करंट वाला पोर्शन रहेगा उसमें मैं आंसर के साथ साथ डिटेल भी देता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरे की डिटेल दूंगा तो प्रैक्टिस सेट ना होकर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस सेट रहेगा, अब जैसे 2 घंटे का है तो मैं कोशिश उसे करूंगा कि आपको उसे 1.5 घंटे में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैं कुछ टॉपिक साइंस के आपको इंक्लूड करना चाहता हूँ, मगर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये बिहार पीएससी की बात कर रहे हैं, बिहार पीएससी आप लोग अच्छे से जानते हैं उसका अच्छा खासा लेवल होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि और साथ ही साथ मैं अभी पोल करूँगा कि किस टॉपिक में आपको साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या किस टॉपिक में साइंस में आपको टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए। तो मैं अभी टेलीग्राम में पोल करूँगा, तो उसमें से आप लोग खुद ही सजेस्ट कर दीजिएगा कि इस वीडियो सर इस टॉपिक से दीजिए वीडियो इस टॉपिक में, तो हम कोशिश ये करेंगे उसी टॉपिक। मगर अगर मैंने आपको वीडियो दी, एक मेरी गारंटी है कि मैं या तो वीडियो दूंगा ही नहीं, और अगर वीडियो दूंगा तो फिर उससे बाहर कुछ नहीं होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो भले उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन लग जाए, क्योंकि देखिए हमारे पास टोटल 60 डेज हैं ही ऑलरेडी उसके लिए, ठीक है। तो 60 डेज में प्रैक्टिस करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें पढ़ना है। आप जीएस संभाल लीजिए, मैं मैथ करेंट और साइंस संभाल लेता हूँ। आप वहाँ 80 के लिए मेहनत करिए, मैं यहाँ 70 के लिए मेहनत करता हूँ आपके लिए, और फिर देखते हैं कैसे नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ ये टॉपिक ये तो कवर करना ही है, ये जो हमें 286 पोस्टें मिली हैं वो लकी पोस्टें मिली हैं, जिसमें ना ही कोई इंटरव्यू है ना ही कुछ दूसरा मेंस का पेपर है, ठीक है। तो ये तो करना ही है, क्योंकि हमें सब कुछ करना है, क्योंकि हमें बस क्या है, हमें बस पढ़ना है, हमारे पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, तो हमें जब पढ़ना ही है तो हमें सब कुछ करना है, ठीक है। चलिए ठीक, तो दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज या नॉन ऑफ दी। तो कह रहा प्राइमरी काजेस क्या हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के, तो आप मुझे बताइए क्या क्या हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे पहला जो वाटर के पोल्यूशन का कारण बनते हैं वो ह्यूमन के क्रियाकलाप होते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द टेक्निक इज यूज्ड टू रिड्यूसिंग द टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जिसे बोलते हैं बेटा टीडीएस इन द वाटर। मैंने आपको बताया होगा कि जब भी आपको वाटर की प्योरिटी को फॉर्म करना होता है तो हम उसका टीडीएस चेक करते हैं, ठीक है। जब भी आपका देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका प्योरीफायर अगर आप लोग यूज करते होंगे और जो प्योरीफायर खराब हो जाता है, तो जो प्योरीफायर सही करने वाला होता है तो वो पता है एक टीडीएस इंस्ट्रूमेंट लिया होता है, वो जाता है आपका वाटर ग्लास में निकालता है और उसमें टीडीएस की एक नली डालता है, उसमें चेक करता है अगर टीडीएस आपका 110 या 100 से 110 के बीच है तो वाटर का मतलब नॉर्मल है, आप यूज कर सकते हैं पीने योग्य, और अगर 150 या 200 है तो फिर पीने
योग्य नहीं होता। तो TGS का मतलब कुल मिला के वाटर की जो प्योरिटी को नापा जाता है उसे बोलते हैं TDS, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसको TDS को रिड्यूस करने के लिए वाटर में कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज, डिस्टिलेशन या BNC। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा आंसर नंबर डी के साथ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, राइट आंसर क्या होगा आंसर नंबर। हमारे पास दो मेथड होते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा भी हम कर सकते हैं और डिस्टिलेशन के द्वारा भी हम उसको क्या कर सकते हैं, टेक्निक का यूज कर सकते हैं, किसके लिए, TDS के लिए। ठीक है। चलिए, which of the following statement are true about the CNG? CNG means full compressed natural gas. It is a clean fuel, it is a harmful fuel, it is a polluting fuel या all of these। तो it is a clean fuel, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। Which of the following salt is the main cause of the permanent hardness of water? तो देखिए, पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ इसमें कि वाटर में दो प्रकार की हार्डनेस होती है। ठीक है। अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता हूँ कि दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी होती है टेम्पोरेरी हार्डनेस, एक आपकी होती है परमानेंट हार्डनेस। जो आपकी टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है बेटा, ये आपके होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। क्या होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स के द्वारा ये आपकी हार्डनेस होती है। बाइकार्बोनेट्स के मीन्स हो गया जैसे MgCO3 CaCO3। ओके। मगर जो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है, इसमें बेटा आपके क्या होते हैं, जो क्लोरीन होते हैं, जो नाइट्रेट होते हैं, नाइट्रेट, और साथ ही साथ जो सल्फेट होते हैं SO4, इनके किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, एक बार फिर से लिखता हूँ परमानेंट के लिए। तो परमानेंट के लिए क्या होते हैं आपके, मान लीजिए क्लोराइड्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, उसके बाद सल्फेट्स हो गए, किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, नाइट्राइट्स और सल्फेट्स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, परमानेंट हार्डनेस के अंतर्गत। और जो कि आपकी टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है, उसे आप बॉयल करके आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मगर जो परमानेंट हार्डनेस होते हैं, उन्हें आप बॉयल करके उसके हार्डनेस को नहीं हटा सकते वाटर के। तो वही चीज पूछ रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स आर द मेन कॉज ऑफ द परमानेंट हार्डनेस। तो मैंने अभी आपको इसका आंसर बता दिया कि परमानेंट हार्डनेस किसके कारण हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या नॉन ऑफ दिस। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो उसके क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट्स होते हैं, उससे क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हो सकता है इस बार पहले पूछ लिया मैग्नीशियम सल्फेट, अगली बार पूछ लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, या अगले बार पूछ लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो आपको कुछ भी हो, मगर मैंने आपको बता दिया कि जो आपका क्लोराइड्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं और जो सल्फेट्स होते हैं, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो क्या फॉर्म करते हैं, परमानेंट हार्डनेस। उसके बाद जो टेम्पोरेरी हार्डनेस होते हैं, वो आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसे आप बॉइलिंग करके सिंपली वे में उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, which of the following is the mainly responsible for the causes of the water pollution? Afforestation, oil refinery, paper factory या B and C। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर डी के साथ जाएगा, B and C। क्योंकि afforestation का मतलब होता है पेड़ लगाना, तो पेड़ लगाने से कभी वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। चलिए, ऑयल रिफाइनरी से भी वाटर पोल्यूशन होता है, क्यों, क्योंकि जनरली आपके देखा होगा कि जो ऑयल रिफाइनरी होती है सी पार्ट में होती है, और सी में जब भी कभी भी लीकेज हो जाता है तो हमारा वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है। पेपर फैक्ट्री से जो आपका केमिकल वगैरह निकलता है, वो जो आपका रिवर वाटर में ऐड हो जाता है, उससे भी हमारा क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स मेनली यूज्ड इन, किसमें यूज होता है। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बेटा ऐसे CFCS भी लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है। चलिए, परफ्यूम्स में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, ऑल ऑफ दिस। तो ये बेटा इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, सभी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स इन द गिवन वाटर सैंपल। क्या कहलाता है, सेटलिंग, फ्लशिंग, स्ट्रिपिंग या क्लोरीनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्ट्रिपिंग होगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर स्ट्रिपिंग। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रिपिंग होती क्या है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। स्ट्रिपिंग एक प्रकार की आपकी फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस होता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कैसे? फ्रॉम अ लिक्विड स्ट्रीम या वेपर स्ट्रीम। जैसे हमने लिक्विड की भाप बना के या वेपर का भाप बना के, वेपर स्ट्रीम करके हम क्या कर सकते हैं, एक या एक से अधिक, वन और मोर क्या होते हैं, जो हमारे वन और मोर कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं पॉल्यूटेड को। ठीक है, जो ऑर्डर वगैरह होता है वो आपका स्ट्रिपिंग कराता है। सेटलिंग का मतलब होता है कि जो हम लोग सेटल डाउन कर देते हैं जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। ठीक है, फ्लशिंग वाला जो फ्लश करके बहा देते हैं। क्लोरीनेशन बहुत ही सिंपल मेथड है, आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि जब आपका ट्रीटमेंट होता है, वाटर रिवर से आता है तो टंकी में भरने के बाद क्या होता है, उसमें क्लोरीनेशन होता है, मतलब क्लोरीन ऐड की जाती है। क्लोरीन ऐड करने के बाद उसको क्या होता है, पाइप में फ्लो करा के हाउस होल्ड तक पहुंचाया जाता है बाई सब पाइप के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, व्हाट इज द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेस फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ये पॉइंट मेजर कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको आपको पूरा समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए बेटा, फ्लोराइड्स जो होता है वो जनरली आपके टीथ में होता है, दांतों में। अगर आपके टीथ में फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो फ्लोरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, आपके उसमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके जो दांतों में जो फ्लोराइड्स होते हैं उससे 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही सेम चीज़ क्योंकि वो आपका वाटर से होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें जो आपका फ्लोराइड्स के कंटेंट होना चाहिए वो आपका मिनिमम कम से कम 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, 2.0 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि सर 0.5 से लेकर लेस देन 2.0 तक के बीच में आपका क्या हो जाना चाहिए, फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए मिलीग्राम पर लीटर में, तो वो आपके लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपका फ्लोरोसिस नहीं होगा, अदरवाइज फ्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक, तो ये पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द हेल्थ इफेक्ट द एक्सेस ऑफ द फ्लोराइड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर मीन्स मान लीजिए कि आपका फ्लोराइड 2 से ज़्यादा हो जा रहा है और 5 तक पहुंचा जाता है मिलीग्राम पर लीटर से, तो किसका कारण बन जाएगा, वो बन जाएगा फ्लोरोसिस का कारण। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू रिमूव द फ्लोराइड्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज। अब कह रहा है किस टेक्निक्स का यूज करके हम फ्लोराइड्स को हटा सकते हैं वाटर, ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज, लाइम सॉफ्टनिंग या बीएनसी। तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा डी, आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा भी आप फ्लोराइड्स को हटा सकते हैं, और साथ ही साथ लाइम सॉफ्टनिंग, लाइम के यूज करके, लाइम मतलब चूना, बेटा लाइम चूना आपने पढ़ा होगा CaO करके। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग डाल के उसे सॉफ्टनिंग करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज है? क्या टाइफाइड है, कोलेरा है, डायरिया है कि ऑल ऑफ दीज। तो बेटा इसका अगर सही से देखा जाए तो टाइफाइड भी आपका वाटर से होता है, कॉलेरा आपका हैजा भी आपका वाटर से ही होता है, उसके बाद डायरिया जो आपका डायरिया वगैरह हो जाता है तो दस्त लगता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट में चलते हैं, द मेन सोर्स ऑफ द आर्सेनिक इन वाटर आर फ्लड्स, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बीएनसी। तो हम लोगों ने वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल वेस्ट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि आर्सेनिक सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलता है, और फर्टिलाइजर में भी आपका क्या होता है, आर्सेनिक यूज होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट में चलते हैं, in most freshwater lakes the algal productivity is limited by the availability of which of the following inorganic ions, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा कि फास्फोरस। तो इसमें जो पूछ रहा है आपका इनऑर्गेनिक आयंस में, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, बाकी कार्बन नाइट्रोजन आपका ऑर्गेनिक आयंस में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए कि कह रहा है कि जो आपका फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह होते हैं तो उसमें जो अवेलेबिलिटी होती है किस ऑर्गेनिक आयंस की होती है, तो फास्फोरस की होती है। ठीक है, चलिए इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इन्फेक्शन इज काज ड्यू टू द पुअर वाटर हाइजीन। पुअर वाटर हाइजीन के कारण कौन कौन से, मतलब कौन सी डिजीज हो जाती है, लेप्रोसी हो सकती है, ट्रैकोमा हो सकता है कि कंजक्टिविटीज हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ऑल ऑफ दीज हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए बेटा लेप्रोसी क्या होता है, कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, लेप्रोसी का मतलब होता है बेटा कुष्ठ रोग, जो आपने पढ़ा होगा कुष्ठ रोग जो होता है उसे लेप्रोसी बोलते हैं, जिसे आप लोग कोढ़ भी शायद कोढ़ के नाम से भी जानते होंगे। ठीक, उसके बाद बेटा जो ट्रैकोमा होता है इसे कुकरे बोलते हैं, कुकर खांसी जो अगर होती है। कंजक्टिवाइटिस जो होता है बेटा वो नेत्र से रिलेटेड जो रोग होता है उसे कंजक्टिवाइटिस।
तो ये सभी आपके इसके पुअर वाटर हाइजीन के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉफ्ट वाटर। जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है, प्योर नॉर्मल वाटर होता है, उसमें जो आपका कैल्शियम और कार्बोनेट की जो मतलब एक प्रकार से जो कंपोजिशन होता है वो कितना होता है, 0 30 30 टू 60 60 टू 90 90 टू 120। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 30 टू 60 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग साल्ट्स आर द मेन काजेज ऑफ द टेम्पोरेरी हार्डनेस। ये देखिए अभी मैंने इसको बताया, इसका आंसर आप लोग को देना है। मैंने वहाँ पर अगर आपने ध्यान से वहाँ पे मेरी डिटेल्स को सुना होगा तो आप बता देंगे कि टेम्पोरेरी हार्डनेस किसके कारण हो सकती है, क्या होती है, क्या कैल्शियम सल्फेट के द्वारा होगी, मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा होगी, कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के द्वारा होगी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ, आंसर नंबर डी के साथ। मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे वो क्या होंगे, टेम्पोरेरी हार्डनेस के अंतर्गत आएंगे, और जो टेम्पोरेरी हार्डनेस होंगे उसे आप बॉइलिंग करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब कि सर इसका मतलब ये जो तीनों हो किसके, मैंने बताया था ना कि जो कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो उनके जो क्लोराइड्स हो या सल्फेट्स हो, या साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि नाइट्रेट्स हो, इनके द्वारा जो फॉर्म होंगे वो सब क्या होंगे, उसके परमानेंट हार्डनेस के अंतर्गत आएंगे वाटर के। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। According to geological survey, water which with less than 1000 मिलीग्राम पर लीटर द टोटल डिजॉल्व सॉलिड इज। कह रहा है कि आपका जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है 1000 मिलीग्राम लीटर से पर लीटर से अगर कम है तो किसके अंतर्गत आता है। तो अगर आपका डिजॉल्व सॉलिड 1000 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो उस किसके अंतर्गत आता है आपको, वो फ्रेश वाटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आगे हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे जब टीडीएस हमारा पूरा, देखो बेटा जब हम लोग सॉलिड्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आगे सॉइल में है पूरा टॉपिक, सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ब्राइन वाटर, सैलाइन वाटर, इनका सबके कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके जो आंसर है बी पार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, द amount of dissolved solid passing through the filters in the process of the filtration is called independent of the suspended solid, sum of the total solid and suspended solid, difference between the total solid and suspended, तो एंड ऑल ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो पूछ रहा है इन द प्रोसेस में जो डिजॉल्व सॉलिड होता है, मतलब डीएस जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो बेटा जो डिजॉल्व सॉलिड होता है वो आपका टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड होता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। एक्चुअली में जो करेक्ट फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो करेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल सॉलिड जो होते हैं बेटा वो आपके डिजॉल्व सॉलिड और प्लस सस्पेंडेड सॉलिड का इक्वल होता है। ठीक है, तो इसने थोड़ा ट्रांसपोज करके पूछ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजरिंग द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि टर्बिडिटी क्या होता है। मान लीजिए जैसे कोई वाटर है, वाटर में कोई मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, और उसके बाद अगर उसमें लाइट पड़ती है तो जितनी लाइट उसमें पास हो जाती है मान लीजिए उसकी टर्बिडिटी उतनी कम, और जितनी लाइट पास नहीं होती उसकी टर्बिडिटी उतनी ही ज़्यादा मेजर होती है। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ कि टर्बिडिटी क्या होती है, कि जैसे कि आपका पार्टिकल ज़्यादा है इन सॉल्यूशन में तो आपकी टर्बिडिटी हाई होगी, अगर कम है सॉल्यूशन तो टर्बिडिटी कम होगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ई ए, क्या कह रहा है, कौन कौन से आपके मेजरिंग है जिससे हम टर्बिडिटी मेजर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिए है ई ए यू। ई ए यू बेटा यहाँ पे ई ए यू का मतलब होता है आपका इनहैंस्ड एटेन्यूएशन यूनिट, इनहैंस, यहाँ पे इनहैंस लिख लीजिएगा, इनहैंस्ड क्या है, इनहैंस टर्बिडिटी, ई ए यू। ठीक है, एटेन्यूएशन यूनिट। एफ एन यू का मतलब फॉर्मेजिन नेफ्लोमेट्रिक यूनिट्स। उसके बाद आपका होता है एनटीयू, नेफ्लोमेट्रिक यूनिट टर्बिडिटी यूनिट। सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है वो यही की जाती है, मगर ऐसा नहीं मतलब कि तीनों नहीं यूज होती, इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है, तीनों यूज होती। मगर हम इंडिया में जनरली हम लोग मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस 90% जो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग, एनटीयू मेथड, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। क्या मीजल्स है, मीजल्स का मतलब खसरा होता है, टाइफाइड, टाइफाइड आप जानती हैं जो खांसी वगैरह आती है। ठीक है, कॉलरा, हैजा या हेपेटाइटिस।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा खसरा। खसरा नहीं होती है आपकी वाटर बाउंड्री। इसका मतलब ये बाकी तीनों क्या होती हैं वाटर। देखो एक से दो क्वेश्चन बन गए कि सर ये वाटर बाउंड्री जी नहीं होती तो कौन कौन सी हो जाती है यहाँ पे, टाइफाइड भी होती है, कॉलरा भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है। ठीक है, तो ये थी आपके यहाँ पे क्वेश्चन, आई थिंक खत्म हो गया है। और ये रहा मेरा चैनल। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। देखिए अब बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं तो थोड़ा बैड फील होता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग को थोड़ा कमेंट करना चाहिए जिससे कि हमें भी पता चले कि हाँ हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। कैसा है, कैसा रहा आपका लेक्चर। काफ़ी बच्चे करते भी हैं, अच्छा भी लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दिया करिए ताकि काफ़ी बच्चों के पास ये पहुँच सके और उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। अप्रैल मई के आसपास आपका देखिए अगर अकॉर्डिंग टू एग्जाम चलते हैं तो अप्रैल मई में पेपर हो जाना चाहिए, और नहीं होता है तो हमारे लिए बेनिफिट है, हमारी तैयारी और अच्छी होती रहेगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।